हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आई स्पेसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस 365 मैगजीन का साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। ऑलरेडी इसके पहले हम लोगों ने मेंस 365 मैगजीन का पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सोशल इश्यूज एंड इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो इन केस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़ हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप हमने मेंस 365 का एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पे जाके आप सब्जेक्ट वाइज वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स का कवर करेंगे। तो अभी देख लेते हैं कि बेसिकली क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी आप जानते होंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स पे आधारित है, जो कि फिजिक्स का एक सब पार्ट है, जिसमें क्या होता है कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी और उनके मूवमेंट्स के यूटिलाइज करके हम उसके बिहेवियर को रीड करते हैं, और उस नेचर और उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो उसमें एनर्जी स्टोर होता है उस पे हम एनर्जी का कंप्यूटेशन करते हैं। तो ये एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। जैसे स्पेशली फोटान्स होते हैं, फोटान्स के में जो एनर्जी होती है और उसके जो स्पीड्स होते हैं उसी को हम इसमें यूटिलाइज करते हैं। तो देख लेते हैं कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसके क्या क्या एप्लीकेशन है। तो पहला तो जो सिग्निफिकेंस है उसका ये है कि जो क्वांटम कम्युनिकेशन होता है वो क्वांटम बिट्स पे आधारित होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, जो हमारा कंप्यूटर्स होते हैं वो बाइनरी पे आधारित होते हैं। बाइनरी जिसमें जीरो होता है या तो वन होता है। बट क्वांटम जो होता है ये बिट्स ना होकर क्वांटम बिट्स होता है, जिसको हम शॉर्ट में क्यूबिट बोलते हैं। और ये एनी टाइप ऑफ डेटा को यूज कर सकता है साइमल्टेनियसली। और ये जो होता है, जो लाइट में फोटान्स के पार्टिकल्स होते हैं उसको ये यूटिलाइज करता है और इसके हेल्प से डेटा को ट्रांसमिट करता है थ्रू ऑप्टिकल केबल्स। तो ये एक पहला इसका एप्लीकेशंस हो गया। दूसरा है कि ये हम क्वांटम से जो सेंसिंग, इसमें सेंसर लगा के जो सपोज जो फोटान्स होते हैं उसके हम यूटिलाइज करके उसमें जो सेंसर के थ्रू उसमें फोटान्स का के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं पार्टिकल्स के बिहेवियर। ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो गया, इसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। और जो हमारा मौसम से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको भी ये एनालिसिस कर सकता है, जिसको मेट्रोलॉजी बोलते हैं। और तीसरा है सिग्निफिकेंस की क्वांटम कंप्यूटिंग, जिससे कि हम जो काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको भी सॉल्व कर सकते हैं इसके हेल्प से। और हमारा अगला जो इसका एप्लीकेशंस है ये है कि ये जो क्वांटम टेक्नोलॉजी होता है ये डिज़ाइन किया गया जाता है ऐसे कंप्यूटर्स के लिए जो कि केमिकल को रिएक्शन को जो कि बहुत टाइम में होते हैं, इसको हम ऐसा इंटीग्रेट करके कि जिससे कि जो रिएक्शन होता है फास्ट हो सके। तो ये सारे कुछ इसके सिग्निफिकेंस हैं। तो इसको ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे नेशनल क्वांटम मिशन लेकर आया है, जिसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी को हम कैसे और अच्छे से अपने इकोनॉमी में यूज कर पाएंगे इस पे इन्होंने एक प्रॉपर पॉलिसी लेकर आया। इसके अलावा जो क्वेस्ट इनिशिएटिव था, जिसका फुल फॉर्म है क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशन है इसने बताया था कि जो ईयर 2025 होगा, मीन्स 2025 को, इसको इन्होंने डिक्लेयर किया था क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप जानते होंगे 2022 वाले को इन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया था, सेम वैसे ही 2025 को इन्होंने डिक्लेयर किया है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बट क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ करने के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन या चैलेंजेस भी हैं। तो पहला हमारा चैलेंज है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और इनके जो इसमें लाइट का जो मूवमेंट होता है इसको प्रेडिक्ट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है और इसको मेंटेन करने में। तो पहला तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंज हो गया। दूसरा है कि हमारा सपोज हम इसको ओवर पहले पॉइंट को ओवरटेक कर लेते हैं, टैकल कर लेते हैं, तो दूसरा पॉइंट है कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग में हमें स्किलिंग चाहिए, स्किल्स चाहिए, वो और हमारे जो एकेडमिक में सिखाया जाता है, इन दोनों के बीच में काफ़ी एकेडमिक का गैप है, जिससे कि हमें एक हाई स्किल्ड वर्कर में नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक एकेडमिक गैप है। और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि आप जानते होंगे जो क्वांटम कंप्यूटिंग होता है इसमें जो डेटा होता है इसमें एक क्यूबिट के फॉर्म में होता है। तो उनको उसमें जो डेटा को, नंबर्स को
अप स्केल करना ये और चिप को आइडेंटिफाई करना, ये एक काफ़ी बड़ा इसमें दिक्कत होता है। और चौथा हमारा जो इसका कंसर्न्स है ये है कि ये इसको यूज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास मेजरली इसका खुद का कोई ज़्यादातर टेक्नोलॉजी नहीं है। सारा जो टेक्नोलॉजी हम विदेशों से, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, रिसर्च हैं, वहाँ से लिए हैं। हमारा खुद का इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ऐसा इनोवेशन हब नहीं है। और सरकार इस पे जो क्वांटम मिशन है इस पे इस गवर्नमेंट का स्पेंडिंग काफ़ी कम है। तो ये सारे कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, एक तो हमें डेडिकेटेड सेंटर बनाना चाहिए जिससे कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सके। और इसके साथ साथ क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर कि हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी है इसको ध्यान में रखते हुए भी सरकार को कोई ना कोई ऐसा इसमें क्वांटम से रिलेटेड जो क्रिप्टोग्राफी होता है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी है ये भी मेंटेन रहे। और हम कैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने डोमेस्टिक जो फैसिलिटी है इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसको भी ध्यान देना चाहिए। और साथ साथ में हमें एक ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन बिल्ड करना चाहिए जिससे कि कोई भी रूल्स और रेगुलेशन या फिर इसको पॉजिटिव वे में, एथिकल वे में कैसे हम गवर्नेंस कर सकते हैं और गवर्नेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं इसमें हम प्रॉपरली इसको यूज़ कर पाएँ। तो अभी हमने बताया कि इस चीज़ को हैंडल करने के लिए और प्रमोट करने के लिए सरकार ने जो इनिशिएटिव लाया था जिसका नाम था क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये बेसिकली क्या है, लाया गया था नेशनल क्वांटम मिशन। ये इसको गवर्न किया गया था मिशन कोऑर्डिनेशन सेल्स जिसको शॉर्ट में एमसीसी बोलते हैं। तो एमसीसी के बारे में पहले देखते लेते हैं। ये एक तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है नेशनल क्वांटम मिशन का, जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। और इसको एमसीसी जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन को डेवलप करेगा या इस्टेब्लिश करेगा जिसमें हम क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो रिसर्च है एंड डेवलपमेंट है एंड इनोवेशन है इन सब चीज़ को किया जा सके। तो अभी देख लेते हैं कि जो नेशनल क्वांटम मिशन है ये एग्जैक्टली क्या है। तो इसका जो मेन एम था ये है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसको हम कैसे और इसमें बढ़ा सकते हैं, साथ में इसको कैसे नर्चर इम्प्रूव कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम जो साइंटिफिक स्केलिंग है इसको कैसे हम ग्लोबल लेवल पे और इसको बढ़ा सकते हैं। इसका मेन एम था जिससे कि हमारे कंट्री में एक क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसा एक इकोसिस्टम डेवलप हो। तो इसको डेवलप करने के लिए कौन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो हमने बताया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। और इसका जो ड्यूरेशन है इस मिशन का 2023 से 2031 तक के लिए रखा गया था। और इसके थ्रू हम क्वांटम कंप्यूटिंग पे फोकस करेंगे, क्वांटम कम्युनिकेशन पे फोकस करेंगे और इसके साथ साथ जो सेंसिंग हो गया, क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी जो हमारा वेदर से रिलेटेड ये होता है, एनालिसिस होता है, उसको करने के लिए। और इसके साथ साथ जो क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस होते हैं इसको सेंस करने के लिए और इसमें प्रोडक्शन को और बिल्ड करने के लिए इस पे हम कैसे कैसे अपने हब्स को डेवलप कर सकते हैं, इसका ये मेन मोटो था। और इसके अलावा अदर जो ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो इसका एक अदर ऑब्जेक्टिव था कि हम अपने कंट्री में 2000 किलोमीटर से ज़्यादा के रेंज में एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिससे हम क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर सकें विद हाई बैंडविड्थ, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन बेटर और सिक्योर हो सके। तो बेसिकली ये क्वांटम मिशन से रिलेटेड था। अगला हमारा जो टॉपिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर है। तो इसको हम देखते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप जानते होंगे यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर में इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको हमारे पढ़ाने से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसका डिस्क्रिप्शन हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इनकेस आपको वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम ट्राई करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉकचेन। और इनकेस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एक सब्सक्राइब और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेकर आने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जब मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक इम्यूटेबल मीन्स जिसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, ऐसे लेजर के थ्रू, और वो शेयर्ड होते हैं
और इनके बीच में क्या होता है कि जो डेटा होता है, डेटा का स्टोरेज ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है। सपोज डेटा है तो ऐसे ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, इनके फॉर्म में होता है। तो सपोज ये डेटा हो गया, इस डेटा में भी कुछ एक एड्रेस होता है और बहुत सारा ये डेटा होता है कि इसके डेटा का नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, सेम ऐसे डेटा का नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ तक रीच करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ तक रीच नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रीच करने के लिए पहले इसको एक्सेस करना पड़ेगा। इसको एक्सेस करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसके बाद वाला कौन सा ब्लॉक है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको आना पड़ेगा और फिर यहाँ पे आपने को लास्ट में पता चलेगा कि इसके आगे का ब्लॉक क्या है जिसमें डेटा का स्टोरेज है। तो आप लास्ट में आप पे यहाँ पे आके डेटा का स्टोरेज कर सकते हैं। इसलिए ये डेटा जो स्टोरेज होता है और डेटा के प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी सिक्योर और ऑलमोस्ट ये हैक नहीं किया जा सकता है जो ब्लॉकचेन होता है। इसलिए जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज होते हैं ये वो सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित होते हैं। तो हमने तो ये बता दिया ब्लॉकचेन क्या होता है बेसिकली। तो इस जो ब्लॉकचेन होता है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, एक बार ये देख लेते हैं। क्योंकि ये ई गवर्नेंस में जो हमारा गवर्नेंस होता है, गवर्नमेंट के द्वारा जो किया जाता है पब्लिक को गवर्न करने के लिए, इसमें हम प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जिसको कोई उसको चेंज ना कर पाए, हैक ना कर पाए और प्राइवेसी उसका बना रहा है। डिजिटल बर्थ और डेथ से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स होते हैं, एजुकेशनल रिकॉर्ड्स होते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं। बैंकिंग के ट्रांजैक्शन डिटेल्स को हम इसको मेंटेन कर सकते हैं जिससे पेमेंट का कोई भी डेटा हैक ना हो और कोई भी इसमें डेटा का लीकेज ना हो। इसके साथ साथ हम जो सप्लाई चेन होता है डेटा का, जिससे कि हम टेम्पर प्रूफ रिकॉर्ड जो होते हैं, जैसे कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन है तो उसको एक टेम्पर प्रूफ रखना होता है जिससे कि कोई उसको हैक ना कर सके और कोई लीक ना कर सके और रियल टाइम में हम उसको कुछ ज़रूरत पड़ने पे एक्सेस भी कर सकें। तो ये सप्लाई चेन में भी हमें हेल्प कर सकता है। और इसके साथ साथ हेल्थ केयर जो सेक्टर्स होता है वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने में, पब्लिक हेल्थ के मॉनिटरिंग में। और कोई कंसेंट फॉर्म है, सपोज कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है या फिर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एक बहुत लाखों हॉस्पिटल्स रजिस्टर्स हैं। तो लाखों हॉस्पिटल्स के डेटा डेली बेसिस पे अपडेट होना, ये करना, तो ये हम इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हेल्थ केयर सेक्टर में भी यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे कि हम जो डेटा सिक्योर रहे हमारा और रियल टाइम में एक्सेस भी कर सकें। तो इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं इसको देख लेना। तो पहला गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन जो कि 2021 में लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इसके साथ साथ एक गवर्नमेंट ने यूनिफाइड ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क लेकर आया था जिससे कि जो हमारे कंट्रीज़ में जो नेशनल ब्लॉकचेन सर्विसेज हैं और उससे रिलेटेड जो इकोसिस्टम्स है, प्रोजेक्ट्स हैं, उसको डेवलप किया जा सके। और इसके अलावा एक देखा जाए तो इंडिया का फर्स्ट ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट के बारे में बोला जाए, इंडिया का पहला ब्लॉकचेन जिला, तो तेलंगाना को इन्होंने डिक्लेयर किया था इंडियाज़ फर्स्ट ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट। तो ब्लॉकचेन से रिलेटेड क्या क्या कंसर्न्स हैं, जो चैलेंजेस हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला चैलेंजेस कि हमारा टेक्नोलॉजिकल चैलेंज, क्योंकि आप जानते होंगे जो इसको ब्लॉकचेन्स होते हैं वो डेटा ब्लॉक्स के फॉर्म में होते हैं तो उनको एक्सेस करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो इसके लिए मल्टीपल कंप्यूटर्स दिन रात चलते रहते हैं। तो इसकी वजह से एक तो प्रोसेसिंग पावर होता है जहाँ पे हमें पावर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। और इसके साथ साथ नेटवर्क मीन्स इंटरनेट की भी एक्सेस चाहिए होती है। और डेटा जो ब्लॉक के साइज में रहते हैं इसका भी एक इशू है। तो ये हमारा एक तो चैलेंज है, इतना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसके डेटा को एक्सेस करने में। और इसके साथ साथ लीगल चैलेंज और इम्प्लीकेशंस भी हैं, जैसे जो हमारा प्राइवेसी और रेगुलेशन है ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि जो डेटा होता है वो ऐसा नहीं होता कि ग्लोबल पूरे वर्ल्ड का डेटा एक जगह हो, अलग अलग कंट्रीज़ का डेटा अलग अलग होता है। तो उसको डिसेंट्रलाइज होने की वजह से वहाँ पे आप जानते होंगे कि सपोज़ कोई रीजन में है तो वहाँ पे डेटा का हैकिंग और उसको रेगुलेशन में काफ़ी इश्यूज आते हैं। और इसके साथ साथ सपोज डेटा का स्टोरेज हम किसी लोकल एरिया में कर देते हैं तो वहाँ पे आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे नेटवर्क से रिलेटेड कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं जिससे कि रियल टाइम में डेटा का एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ ब्लॉकचेन से रिलेटेड चैलेंजेस हैं। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो एक तो जो नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन है इसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस हैं, जैसा कि एक नेशनल लेवल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क लेना चाहिए जिसमें हम स्केलिंग डिप्लॉयमेंट, जो डिप्लॉयमेंट्स होता है मीन्स उसको प्रोडक्ट बनने के बाद हम जब मार्केट में उसको उतारते हैं तो उसी को डिप्लॉयमेंट्स बोलते हैं। तो जिससे कि हम फास्ट
फास्ट ट्रैक पे कर सकें, और इसके साथ साथ जो नेशनल लेवल सर्विसेज हैं ब्लॉकचेन से रिलेटेड, जैसे ई साइन हो गया, ई प्रमाण हो गया, तो इसको हम और ज़्यादा प्रमोट कर सकें, और जो इसके परफॉर्मेंस हो गया, स्केलेबिलिटी हो गया, इस पे भी हम प्रमोट कर सकें। तो ये कुछ इसके वे फॉरवर्ड हैं। हमारा अगला टॉपिक है वेब 3.0। तो बेसिकली वेब 3.0 क्या होता है, ये वेब का ही एक पार्ट है। मीन्स हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसी का एक वेब टाइप है वेब। तो पहले आप जानते होंगे, पहला जब वेब आया था तो वेब में क्या था, डेटा सिर्फ डिस्प्ले होता था, वहाँ पे यूजर को इंटरेक्शन नहीं कर पाता था। तो ये हो गया। दूसरा, जब वेब टू आया तो आप जानते होंगे वहाँ पे जो वेबसाइट्स होने लगे वो डायनेमिक्स हो गया। मीन्स आप वहाँ पे देख भी रहे हैं डेटा, सपोज देख भी रहे हैं, और देखने के साथ साथ आप वहाँ पे डेटा अपना वहाँ पे अपडेट भी कर रहे हैं। मीन्स आपको साइन अप करना है तो वहाँ पे साइन अप करके आप अपने डिटेल्स एंटर किए, और इसके अलावा आप अपना प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये वेब टू हो गया। अब वेब थ्री में क्या होता है कि अब रियल टाइम में कम्युनिकेशन होगा। मीन्स वेब जो वेबसाइट होता है इतना इंटरेक्टिव होगा कि आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आप एक कमांड के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं, और जिससे कि दोनों के बीच में, यूजर और जो वेबसाइट्स होते हैं उसके बीच में, जो वेब के बीच में कम्युनिकेशन काफ़ी एफिशिएंट हो सके। तो हमने बता दिया एक वर्जन, ये वेब का एक वर्जन है जिसमें इस मेजरली क्या होता है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज और स्टेक्स होते हैं इसके लिए लेकर आया गया था, जिससे कि वेब पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल रहे और हमारा जो कम्युनिकेशन है और वो बेटर हो पाए। तो अभी देख लेते हैं इंडिया का पोटेंशियल क्या है। तो इंडिया ने 2022 में नियरली जो ग्लोबल लेवल पे वेब 3.0 के जो डेवलपर्स हैं उसमें नियरली 11% जो कंट्रीब्यूशन था सिर्फ इंडियन डेवलपर्स का था, जो कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया ने थर्ड वर्ल्ड वाइड लेवल पे इंडिया आया था। तो अभी जो वेब 3.0 है इसके क्या क्या फीचर हैं ये देख लेते हैं। तो एक तो जो पहला है कि ये डिसेंट्रलाइज होता है। मीन्स इसका कोई एक सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होता है, और जो डिसेंट्रलाइज होने की वजह से इसके नेटवर्क हो गया, डेटा स्टोरेज हो गया, एक लोकल एरिया या लोकल ब्लॉकचेन बेस्ड होता है, और ये परमिशंस लेस होता है। मीन्स ये क्या करता है कि जो भी यूजर होता है सारे लोगों को अलाउ करता है, जिससे कि यहाँ पे जो वेब्स होते हैं उससे प्रॉपरली आप ऑथराइजेशन कर सकें। और इसके साथ साथ जो ये सिमेंटिक वेब होता है, सिमेंटिक वेब मीन क्या होता है कि जो भी आप जो जो भी आप